All right, we are live, everyone, and very good morning and warm welcome to Infinity Learn Need by श्री चैतन्य। बच्चों गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह एकदम मैंने आपको कल ही की क्लास में कहा था कि हम अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास जरूर रखेंगे, क्योंकि तुम लोग को ना आदत पड़ गई है पूरी रात भर लेट तक पढ़ाई करना। पढ़ाई भी नहीं करते हो, स्क्रॉल करना चालू कर देते हो। जैसे पता चला मम्मी पापा सो गए हैं तो आपका चालू हो जाता है इंस्टाग्राम मोड ऑन, है ना बच्चे। तो आपको अर्ली मॉर्निंग की क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी। Mic, okay. Am I audible to everyone? Yes? हाँ, all right. तो बच्चों आपको मैं बता रही थी हम अर्ली मॉर्निंग की क्लास करना शुरू करेंगे, ताकि आप बच्चों को एक हैबिट बने कि भाई जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, वो एक शुभ मुहूर्त होता है। ठीक है, वो शुभ मुहूर्त के टाइम पे आप अगर पढ़ाई करते हो तो एनर्जीज बहुत अच्छी रहती है, आप बहुत बेहतर फील करते हो, अच्छा फील करते हो। तो इसीलिए आपके शुभ मुहूर्त के टाइम पे 9-10 वाले टाइम पे क्लासेस को शेड्यूल किया गया है, ताकि आपको भी हैबिट पड़ जाए मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करने की। ठीक है जी, ये तो बात होगी सुबह की क्लास की। अब हम बात करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। रीजन बीइंग, अब जो आप 2024 या 2025 वाले स्टूडेंट्स हो, आपने कमर कस के तैयारी करनी शुरू कर दी है। नाउ इज द टाइम जब आपके पास अपने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, है ना। जब भी आप जाते हो युद्ध करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, तो सबसे पहले अपने तीर कमान को देखते हो कि सामने वाला जो योद्धा है उसको क्या तलवार चलाना आता है। तो क्या मैं भी तलवार लेके जाऊं, या उसकी तलवार काटने के लिए मेरे पास कुछ और ऐसे चीजें होनी चाहिए जिससे कि मैं उसकी तलवार से बेहतर परफॉर्म कर पाऊं। तो बच्चे, इन अ सिमिलर वे आप नीट एग्जाम देने जा रहे हो, आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में क्या क्या स्टडी मटेरियल से पढ़ाई करनी है। आपके पास पूरा 1 साल पड़ा हुआ है। इस 1 साल को अगर इफेक्टिवली यूज कर लेते हो, डेली बेसिस पे, डेली का अपना टाइम ऐसे आप निर्धारित कर लेते हो, डेली बेसिस पे बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, तो आप देखना रिजल्ट्स कितने फ्रूटफुल होंगे। अब बहुत सारे बच्चे लैग कर जाते हैं ड्यू टू सम इंफॉर्मेशन, कि उनको पता नहीं है कि क्या किताबें यूज करनी है, क्या रिसोर्स मटेरियल हमारा होना चाहिए, हमें किस टाइप से तैयारी करनी चाहिए। अब जैसे मैं आपको आज अनफोल्ड करूंगी सारी चीजें कि आप जब तैयारी करते हो तो क्या क्या चीजें आपको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को अंजाम देना है। क्योंकि आपके अंदर भी वो आईक्यू लेवल है, आपके अंदर भी वो जज्बा है, जज्बात है, लेकिन एक राइट गाइडेंस की कमी है। तो वो राइट गाइडेंस आपको यहाँ पे अभी मैम प्रोवाइड करेगी, ताकि आप उस पाथ को एकदम आंख बंद करके फॉलो करें, एंड फॉलो करने के बाद आप देखना रिजल्ट कितने बेहतरीन होंगे। तो जो मेरे बच्चे आज नए जुड़े हैं मेरे साथ में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज ऐसा ब्यूटीफुल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। सेशन को भी शेयर कर दो अपने सारे ग्रुप्स में, क्योंकि ये शुरुआत है 2024 के आगाज की, ये शुरुआत है डॉक्टर बनने की। जब आप शुरुआत करते हो तो शुरुआत में जो एक पहला स्टेप होता है ना, जिस पहले स्टेप में यू विल मेक श्योर कि हाँ जी मेरे को पता होना चाहिए, मेरे को आंकलन करना है हर एक चीज का, कि क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टडी मटेरियल मेरे पास में होना चाहिए, ताकि मैं अपना एग्जाम अच्छा दे सकूं। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। मैं आपको सबसे बेहतरीन किताबें बताऊंगी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तीनों सब्जेक्ट्स की, कि आपको क्या क्या किताब से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप भी वो रैंक 1 वाला स्कोर ला सको। बच्चों, आपको पता है जो लेगेसी है श्री चैतन्य की, वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल की। आपको पता है कि हर साल यहाँ से रैंकर, हर साल यहाँ से आपके टॉपर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो रैंकर एंड टॉपर की लाइन में आपको भी अपना नाम शुमार करना है, और वो शुमार करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या किताबें आपको अभी से ही परचेज करके रख लेनी है, ताकि ईयर लॉन्ग टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हुए चले, आपको कोई और चिंता की आवश्यकता नहीं हो। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, दिसंबर जब आ जाता है ना, तो बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या मैं एचसी वर्मा से पढ़ाई शुरू कर दूं अब फिजिक्स की, क्या मुझे न्यूमेरिकल्स अब जाकर की ओपी टेंडेंट से लगाने चाहिए। तो वो बाद वाला जो फेज है ना, उसको अभी से ही क्लियर कर लो। अभी आपके पास में जो जो स्टडी मटेरियल होगा, जिस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी, आपको उस हिसाब से ही पढ़ाई करते हुए चलनी है, उस स्टडी मटेरियल को साथ में लेके ही पढ़ाई करते हुए चलनी है। ठीक है बच्चों। तो अगर बच्चे नीट के एग्जाम में आप रैंकर बनना चाहते हैं, अपनी रैंक 1 चाहते हैं, अपना बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो नीट का एग्जाम मांगता है आपसे
सेक्रीफाइस, मांगता है आपसे हार्ड वर्क। ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैठ गए है ना और सुनी सुनाई बातें, सब बोलते हैं एनसीईआरटी, सब बोलते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लिया मैंने और मेरा काम चल गया। सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें दी हुई है, हर एक चैप्टर को मैंने एक रीडिंग लगा ली एंड आई एम गुड टू गो इन द एग्जाम। ऐसा अगर करोगे तो जब एग्जाम डे होगा ना, बैठ के तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या कर दिया मैंने जिंदगी के साथ में, पूरा 1 साल भी मैंने लगा दिया और ये क्या कर दिया मैंने अपने जीवन के साथ में, है ना, इतना टाइम इन्वेस्ट किया। सब एनसीईआरटी बोलते हैं, क्वेश्चन भी अब भी सब बोल रहे हैं एनसीईआरटी से आए, बट मैं तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए जो एनसीईआरटी आप सुनते हो उसको भी सही तरीके से डिकोड करना आना चाहिए। उससे क्या पढ़ाई करनी है वो एनसीईआरटी भी एक राइट गाइडेंस के साथ में ही, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में ही आप डिकोड कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सुपर अमेजिंग सेशन। आपको नीट की तैयारी करने के लिए एक योद्धा को क्या क्या आर्मर की रिक्वायरमेंट है, आप जो योद्धा हो नीट के जो बच्चे हो, आपको रिक्वायरमेंट है ये 3 चीजों की। ये 3 चीजें, ये 3 चीजों के अंदर ही आपको एकदम परफेक्ट हो जाना है। मतलब ये 3 चीजों में से एक चीज भी अगर, एक पलड़ा भी अगर कम हो गया तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, मान के चलो मेरी बात। पहली चीज तो आपके पास में अपनी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, बीट एनसीईआरटी, बीट एलिमेंट्री, बीट प्रदीप्स, बीट दिनेश, बीट एनी टेक्स्ट बुक, आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ाई करनी है। नंबर 1 स्टेप, आप जब पढ़ाई कर लेते हो तो खाली एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। एनसीईआरटी में जो लाइनें दी हुई है, एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया हुआ है, जब तक कि उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कि उसकी एमसीक्यूज नहीं लगाओगे, काम नहीं चलेगा। कितना ही एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुमने उस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं। तो मैं कहती हूँ पेपर एनसीईआरटी से नहीं, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो क्वेश्चन आपको सारे एनसीईआरटी बेस्ड लगाने हैं। क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए मैं अभी बता दूंगी, बायो में क्या, फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में क्या। इसके अलावा द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नंबर 3, ये 3 एरियाज है, आप ये लगा लो आपकी गाड़ी के ये 3 ही पहिए हैं, इस तीनों पहिए में से एक भी पहिया चूकना नहीं चाहिए। एक भी पहिया पंचर अगर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। तो ये तीनों पहियों को एकदम अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि मुझे कहीं से भी मैं चैप्टर पढ़ लूं, उसके बाद उस सेम चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद सारे चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, है ना, आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डीएनए रेप्लिकेशन बड़ा ही डेप्थ में दिया हुआ है टॉपिक, पढ़ने में मजा भी आता है, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हो, आप किसी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ाई कर लेते हो, इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं सोल्व कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं हो पाती है। फिर जब आप जाके जनवरी में मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो एंड फिर आप कहते हो कि मैम मॉक टेस्ट पेपर मैंने सब कुछ पढ़ाई कर ली, मॉक टेस्ट पेपर लगा रहा हूं तो मेरे मार्क्स तो बहुत कम आ रहे हैं, 400 नंबर आ जा रहे हैं, 300 नंबर आ जा रहे हैं, हम क्या करें अब? तो आपको अभी से करना चाहिए था। अब मैं उसको ये नहीं बोल सकती हूँ कि आप पास्ट में जाओ अपने आप को चेंज करो, मैं उसको यही बोलूंगी कि अब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। तो सिंस आप बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हो 2024 या 2025 की, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ाई करते हो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक साथ में एक अपना पहिया मान के चले, इसको साथ का काम लेके चले। चैप्टर पढ़ा, बंद किया, किताब साइड में रखा, उससे काम नहीं चलेगा जब तक कि उस चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे। एंड बच्चे, वो जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं से कोई भी किताब उठा ली और अपनी नॉलेज को टेस्ट करने बैठ गए हो। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है ऐसे सवाल लगाने हैं जो नीट के पेपर में आते हैं, ऐसे सवाल लगाने हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो एनसीईआरटी के लाइन से उठ के क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसे ही सवाल आपको लगाने हैं। तो नंबर 1 चीज अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करी, नंबर 2 चीज आपने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे उस स्पेसिफिक चैप्टर के। जब आपको ये भरोसा हो गया कि भाई मैंने चैप्टर भी पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, अब आता है थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप व्हिच इज सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब एक सवाल आपके जहन में आता है, मैम कितने साल के क्वेश्चन सॉल्व करें? मिनिमम 10 ईयर।
मिनिमम 10 साल के क्वेश्चंस आप जरूर सोल्व करें। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए अभी साथ साथ जैसे ही चैप्टर पढ़ा। फॉर एग्जांपल मैम ने 12th में, आज मैं ड्रॉपर बैच को 12:30 पे मोलिकुलर बेसिस स्टार्ट कराने वाली हूँ। मैंने चैप्टर जैसे ही फिनिश किया, आपका ये फर्ज बनता है कि चैप्टर फिनिश हो गया, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर। तो आपको MOFP के जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपने सॉल्व करे, उसके बाद आपने सेम चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो यू विल गेट एन क्लियर कट आइडिया कि मुझे कितना समझ आया, मैं प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस को कितना करेक्ट कर पाया, जो मैं इनकरेक्ट हुआ मुझसे, जो गलत हुआ मुझसे, उसको मैं दोबारा से थ्योरी से पढ़ूंगा और वापस से क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। जब आप PYQs लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर का क्या स्टेट ऑफ माइंड है, और मुझे तो एक्चुअल में उस एग्जामिनर के स्टेट ऑफ माइंड से ही तो खेलना है। जब आप समझ जाएंगे कि एग्जामिनर का तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है इस चैप्टर से, तब आप खेलना शुरू कर जाएंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर में मेरे को ये वाला टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, मॉलिक्यूलर बेसिस में मेरे को जेनेटिक कोड नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर साल इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो 3 आपकी गाड़ी के 3 ही पहिए हैं, 4 नहीं है, 3 पहिए हैं। एक पहिया आपकी टेक्स्ट बुक, बीट NCERT, बीट एलिमेंट्री, बीट प्रदीप, बीट दिनेश, बीट MTJ फिंगरप्रिंट, एनी टेक्स्ट बुक। नंबर 2 इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्व करना है उस पर्टिकुलर चैप्टर का। एंड नंबर 3 इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है उस स्पेसिफिक चैप्टर का। ये 3 बातें अपने जहन में डाल लो अभी से, शुरुआत से। जो भी चैप्टर लगा रहे हो, मेक श्योर करो उसके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते चलो, मेक श्योर करो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आप लगाते हुए चलो, ठीक है। तो प्रॉमिस करो मुझसे सारे बच्चे चैट बॉक्स में, everyone promise me in the chat box right now that you will solve the questions alongside your chapter के साथ साथ में questions को solve करते हुए चलोगे। promise me everyone in the chat box, yes। तो चलिए जी, मैं बता देती हूँ आपको सब्जेक्ट वाइज। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो आपको पता है लास्ट के 10-20 ईयर्स वाली आप कोई भी किताब उठा लो, पब्लिकेशन चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मेन मुद्दा ये है कि आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो जो भी आपको मार्केट में सस्ती किताब मिलती हो जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हो चैप्टर वाइज, उसको आप उठा लो, कोई फाइट नहीं है। अब बात आ जाती है कि आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करें एंड टेक्स्ट बुक क्या आपकी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो भाई ये एकदम ऐसा तथ्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता। ये 2 किताबें 11वीं 12वीं की ये 2 किताबें तो बिल्कुल आपकी जहां पे आप स्टडी करते हो एकदम सामने रखी होनी चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है सामने में, वैसे ही बिल्कुल सामने में ये 2 मूर्तियां होनी चाहिए, 11वीं की भी एंड 12वीं की भी। 11वीं एंड 12वीं, सुबह उठते के साथ मत्था टेका करो, शाम को सोने से पहले भी मत्था टेक लिया कर, तो ये आपके मेन भगवान है। तो 11वीं एंड 12वीं की NCERT इज मस्ट। अब NCERT जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो NCERT, आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो NCERT से नहीं समझ आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने NCERT में ना बड़ा ही कंसाइज फॉर्म में दी हुई है सारी चीजें। आपने अगर किसी रेफरेंस बुक से पढ़ लिया, उसके बाद आप NCERT से उस चैप्टर को पढ़ते हो तो बड़ा इजीली आप ग्रैब कर जाओगे। लेकिन आपने किसी रेफरेंस बुक से पढ़ाई करी नहीं है, आप सीधा NCERT से पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सर के ऊपर से जाएंगी। इसके लिए सामने आती है हमारे सामने एक रिक्वायरमेंट विच इज योर रेफरेंस बुक। एक रेफरेंस की किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो एलिमेंट्री बायोलॉजी बच्चों की फर्स्ट चॉइस होती है। उसके अलावा आप प्रदीप, उसके अलावा आप दिनेश, कोई भी किताब को आप चूज कर सकते हो, कोई भी रेफरेंस बुक चलेगी। जो आपको लगता है कि मेरे को चीप पड़ रही है, मेरे लिए इकोनॉमिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही किताब आप खरीद लो, क्योंकि आपका मेन एम सिंपल है। आपका मेन एम ये है कि आपने उस टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करी, रेफरेंस बुक से, उसके बाद आपने NCERT से खोल करके उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। दैट इज योर मेन मुद्दा, ठीक है। उसके अलावा एक किताब जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, NCERT एट योर फिंगरप्रिंट्स, NCERT एट योर फिंगर टिप्स। इसमें ना सारा चैप्टर NCERT फॉर्म में ही लिखा हुआ है एंड NCERT बेस्ड क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर से। ऐसे क्वेश्चन के खाली क्वेश्चन करके ही आप पूरा NCERT को समझ जाते हैं, इतने अच्छे से क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं।
एंड इसी में आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब भी आती है। तो आप मेक श्योर करो, बहुत महंगी भी नहीं है, इस किताब को आप जरूर खरीद लो, बिकॉज इसमें ना सारी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी आपको याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ही सारे मैंने कहा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनाए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगी आपकी तैयारी में, राइट। चलिए जी, इसके अलावा अगर हम बात करें क्या क्या किताब आपके पास होनी चाहिए बच्चों, तो वी कैन हैव ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, मैं बता चुकी हूँ एमटीजी वाली। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपके पास में होने चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी डायरेक्ट आ जाते हैं। हालांकि अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें तो यही देखने को मिल रहा है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक है वही रिपीट हो रहे हैं। तो पहले का टाइम में अलग था जिसमें सिलेबस बहुत वास्ट था, एनसीईआरटी से बाहर आता था, अब नहीं आता है। मैं कहूंगी 98% ऑफ द पेपर एनसीईआरटी से आता है, 2% आपका थोड़ा सा एनसीईआरटी को एनालिसिस करने के बाद समझ में आएगा कि कुछ डिफरेंट कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप अरिहंत का ले सकते हो, 25 ईयर्स वाली 25 ईयर के पेपर जिसमें आपके होते हैं। ट्रूमैन बायोलॉजी एलिमेंट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, प्रदीप जमती हो प्रदीप ले लो, दिनेश जमती हो दिनेश ले लो, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको समझ में आती है, बीट एलिमेंट्री। अच्छा, इन तीनों के अंदर चॉइस है, तीनों मत ले लेना, ऐसा नहीं है। बच्चे ये भी करते हैं कि रख लिया अपने पास में डा 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 4 किताबें, है ना, 4 किताबें में से पढ़ाई एक से भी नहीं हो रही है, एक ही किताब लो ताकि आपके पास लिमिटेड ऑप्शन हो, उसी किताब को खोल के ही आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो क्या तो आप एलिमेंट्री ले लो, या आप दिनेश, या आप प्रदीप, सिंह तीनों में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हो, राइट। चलो, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री? भाई अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि एनसीईआरटी तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए 11th की एंड 12th की। अच्छा जी, एनसीईआरटी के अलावा आप जिस भी कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ श्री चैतन्य और इन्फिनिटी लर्न, तो आपके पास एक मॉड्यूल भी आपको मिलेगा, है ना। पहले आप एनसीईआरटी से पढ़ो, उसके बाद उस मॉड्यूल से पढ़ो, एंड उसके बाद आपने रेफरेंस किताब से पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आउट ऑफ 3 एक रेफरेंस बुक को आप रखो अपने पास में, सारी रेफरेंस बुक्स अपने पास में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, पिताजी के पैसे वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आ गया समझ? तो बच्चे आप अपना मॉड्यूल अपने पास में रखो, एनसीईआरटी अपने पास में रखो, आउट ऑफ दीज 3 बुक्स एक किताब अपने पास में रखो, राइट। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक्स की बच्चे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी ओपी टंडन, ये मैंने केमिस्ट्री के महारथी टीचर से बनवाया है। गुड मॉर्निंग फारिश, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपकी ओपी टंडन की किताब कहते हैं कि बहुत ही अच्छी हो जाती है। दिनेश की केमिस्ट्री आपने खरीद ली है, दिनेश फ्रंट की मत उठा लेना, अपनी खुद की केमिस्ट्री की किताब लेनी है जो दिनेश पब्लिकेशन की हो। देन कंसाइज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जेडी ली, ठीक है। देन वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मॉरिशस, मॉडर्न एबीसी फॉर केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो मॉडर्न एबीसी दिनेश प्रदीप में से कोई एक रेफरेंस बुक, एंड आपका पहली चीज आपके पास होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी, दूसरी चीज आपके पास में होनी चाहिए आपका कोचिंग का मॉड्यूल, तीसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई किताब, फोर्थ चीज आपके पास होनी चाहिए कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कराती हो। ये 4 चीजें। Is it all right for 20? Yes, Farish, we have Mr. Kumar also. Very good morning, बेटा। Farish, good morning। देखो आपका फ्लो क्या होना चाहिए पढ़ाई करने का, बीट 2024 का बच्चा, बीट 2025 का बच्चा। मैं आपको सिंपल सा यहाँ लिख के समझा देती हूँ बच्चों, चाहे आप 2024 के स्टूडेंट हो, चाहे 2025 के स्टूडेंट हो, अगर आपने कोई कोचिंग, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करी हुई है, बीट चैतन्य, बीट इन्फिनिटी लर्न, बीट एनी अदर कोचिंग, तो आपके पास में एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट्स की होनी ही चाहिए, एनसीईआरटी एंड उसके बाद आपका मॉड्यूल, क्योंकि जो भी मॉड्यूल आपका होगा वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के आसपास का ही मॉड्यूल होगा, थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो पहला स्टेप आपकी एनसीईआरटी, दूसरा स्टेप जो भी आपका मॉड्यूल है वो, तीसरा स्टेप आपकी रेफरेंस किताब, रेफरेंस। अच्छा, रेफरेंस वाली बुक तब सामने आती है जब आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो समझ नहीं आएंगे एनसीईआरटी से, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आपको अपनी रेफरेंस बुक से जरूर पढ़ाई करनी है ताकि आप समझ पाए उस टॉपिक को। मैम स्कूल एंड ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है, गुड गुड। अगर स्कूल एंड ऑनलाइन कोचिंग है बेटा, तो ऑनलाइन कोचिंग के अंदर जो मैम आपको पढ़ाते जाती है, आप सिर्फ उसी को ही अपना मॉड्यूल मान लो, मैम साथ साथ में आपको लिखवाती हुई चलेंगी सारी चीजें। आज 12:30 पे क्लास है, मॉलिक्यूलर बेसिस हम शुरू कर रहे हैं,
अपनी किताब, अपना पेन, अपनी एनसीईआरटी लेकर के आ जाना 12:30 पे, ताकि हम पढ़ लें, ताकि हम समझ लें उस पूरे के पूरे टॉपिक को, राइट? ठीक है, तो ये तो आपका टेक्स्ट बुक का काम हो गया। दूसरा पहिया क्या था आपका? क्वेश्चन सॉल्व करना। तो नंबर 2 पे आ जाता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। अब क्वेश्चंस बच्चे साथ साथ में सॉल्व करना है। सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि इस टाइम पे ना सिर्फ चैप्टर पढ़ते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि सिर्फ मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने की रेस में आप सिर्फ चैप्टर पढ़ते हो, आप क्वेश्चन को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हो। लास्ट में दिसंबर में, जनवरी में जाकर के आपको लगता है कि यार अब मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात गांठ बांध के सुन लो, मस्तिष्क में बिठा लो। जो भी चैप्टर फिनिश करा, यू हैव टू मेक श्योर कि मैं साथ साथ उसके क्वेश्चन भी करूंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करूंगा। नंबर 1, उस चैप्टर के मैं प्रीवियस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। नंबर 2, खाली पीवाईक्यू से भी काम नहीं चलेगा, खाली एमसीक्यू से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती है। ठीक है, देखिए जो टॉपिक करो उसके 10 क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक। बिल्कुल करेक्ट बात है, यही चीज करनी है। जो भी टॉपिक आपने करा उस पे 10 नहीं, उस पे कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर करो। बिकॉज जब आप 50 क्वेश्चन करोगे ना फारिश, तो आपको वो टेक्स्ट भी ज्यादा समझ में आएगा। खाली पढ़ के आप आगे बढ़ गए तो टेक्स्ट भी उतना याद नहीं रह पाएगा, उतना आप रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आप साथ में उसके 50 क्वेश्चन लगा लोगे तो फिर देखना वो टेक्स्ट जो आपने पढ़ा है वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपको, बिकॉज क्वेश्चंस की फॉर्म में आपकी एक्टिव लर्निंग होती है। अदरवाइज आप पैसिवली बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एक्टिवली पढ़ाई करने ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए चीजें। भाई मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, आपने शायद ये फील भी किया होगा, आप 11th या 12th क्लास के बच्चे होंगे। जब आप कोई भी एग्जाम लिखने जाते हो तो समटाइम्स आपको बहुत पहले पढ़ी हुई चीजें भी याद आना शुरू हो जाती है। अगर आप कूल एंड काम एंड कंपोज होकर के पढ़ाई आप एग्जाम लिख रहे हो तो आपको बहुत पुराना पढ़ा हुआ भी याद आना शुरू हो जाता है कि हाँ, साइनोबैक्टीरिया में मैंने पढ़ा था हेटेरोसिस्ट करके कुछ होता है, हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होता है। तो जब आप एकदम काम कंपोज होते हो तो आपको पुरानी चीजें याद आना शुरू हो जाती है। तो इन अ सिमिलर वे आप जितने क्वेश्चन अभी से सॉल्व कर लोगे, बिकॉज लास्ट टाइम ना आप अपने मॉक टेस्ट पेपर के लिए छोड़ दो, उस टाइम पे आपको फुल लेंथ पेपर लगाना है। एक बात समझा देती हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना एंड फुल लेंथ पेपर लगाने में भी बहुत डिफरेंस होता है। चैप्टर जब आपने पढ़ा तो आपके दिमाग में सारी चीजें फ्रेश है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप इजीली कर पाते हो। लेकिन वो चैप्टर पढ़ के बहुत टाइम हो गया है ना, उसके बाद आप सारे चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में कलेक्ट हो चुकी है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो दोनों बातों में बहुत डिफरेंस होता है। तो अभी से ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाते हुए चलो, ताकि जब लास्ट में आप पूरे सारे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पहले की मेमोरीज भी रहेंगी कि हाँ मैंने तब ये क्वेश्चन लगाया था। एंड यू नेवर नो कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, कौन सी तैयारी आपको हेल्प कर जाए। तो बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन जरूर 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 प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ अभी की अभी। ठीक है, तो मेक श्योर आपके पास एक किताब ऐसे जरूर हो, ये 4 के अलावा, जिसमें कि आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो। एंड इसके अलावा यू मस्ट हैव ए बुक जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हो। ठीक है, ये 5 बातें अपने जहन में डाल दो, यही आज का क्रक्स है, यही चीजें आपको समझ के जानी है। ठीक है, बुक का नेम मैं बता दूं बेटा, मैंने कहा आपको MTG एट योर फिंगर टिप ले लो, अच्छी किताब है, मैं भी पर्सनली उससे देखती रहती हूँ। उसमें एनसीईआरटी की लाइन से बहुत सुंदर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, बहुत हेल्प करेगी आपको। प्रीवियस ईयर के लिए आप अरिहंत ले लो, कोई भी पब्लिकेशन उठा लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपके शहर में इजीली अवेलेबल हो। आप जहां से भी बिलोंग करते हो, आपके आसपास में जो भी बुक स्टोर हो उसके पास में कोई भी किताब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए उसको उठा लो, है ना। इसमें कुछ गलत या सही नहीं होता, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बस पब्लिकेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको जो इजीली अवेलेबल, जो सस्ती पड़ रही हो उस किताब को उठा लो। पिताजी के पैसे वेस्ट नहीं करने होते ज्यादा, पिताजी बहुत मेहनत से कमा रहे होते हैं। ठीक है, चलो देन हम बात करें फिजिक्स की। तो फिजिक्स भाई सबसे पहली चीज तो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी तो मेन है ही है। एनसीईआरटी के अलावा, यहाँ लिखती हूँ, एनसीईआरटी के अलावा भाई इस साल का पेपर आपका जो था उसमें फिजिक्स काफी इजी आया हुआ था। बच्चों ने कहा कि मैम फिजिक्स इजी था, केमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। तो हर साल
बायोलॉजी आपको वही मॉडरेट लेवल पे लगेगा और मैं कहूंगी इजी ही मिलेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में कभी तो फिजिक्स बाजी जीत जाएगा, कभी केमिस्ट्री जीत जाएगा, दोनों में से कोई एक जीत जाएगा, है ना। तो लास्ट ईयर में आपका ये जो अभी 2023 का पेपर था, इसमें फिजिक्स थोड़ा सा ना इजी साइड पे दिया हुआ था, इजी साइड पे दिया हुआ था। मैम ऑफलाइन नहीं मिलता। भाई अगर आपके पास पीडीएफ भी है किताब की चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हो तो ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल। आपके सिटी में ऑफलाइन नहीं मिलता बेटा, तो वी हैव अमेजोन, इतने सारे ई कॉमर्स की साइट्स है, कहीं से भी मंगवा लो। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना। मैं कोई यहाँ पे एंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ इजिली ई कॉमर्स साइट से आप मंगवा सकते हो। हाँ तो बच्चे फिजिक्स का पेपर इस बार काफी इजी आया था एंड आप बड़े ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे थे, कम समय में कर पा रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व। तो फिजिक्स यू नेवर नो, कभी भी आपका इजी भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है। तो आपको तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है। आप देखो बहुत सारे बच्चे ना फिजिक्स में बहुत डर रहे होते हैं, उनको लगता है कि जितने डिफिकल्ट किताब से पढ़ाई करूंगा उतना ही मेरे लिए आसान हो जाएगा। बट मेरी बात समझो आप लोग, डिफिकल्ट किताब से पढ़ाई करने में एंड एग्जाम बेस्ड पढ़ाई करने में डिफरेंस होता है। आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे, है ना। अपने दिल पे मत बैठा लो इस चीज को कि फिजिक्स में तो मैं फोड़ के दिखाता हूं। आपको ऐसी तैयारी करनी है जो आपको पूरे नंबर दिला पाए। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को पीएचडी कर लेनी है फिजिक्स के अंदर। अब तो मैं दिखाने वाले मोड में मत आओ, अपने दिमाग से काम चलाओ, ठीक है। तो बहुत भारी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। पहली चीज तो एनसीईआरटी से आप पढ़ाई करो, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, सारे जो भी आपको फिजिक्स में जहां जहां आपको प्रॉब्लम भी फील होगी ना, आगे जहां प्रॉब्लम फील होगी उसके लिए तुम उठा लो एचसी वर्मा, उसके लिए तुम उठा लो ये सारे डीसी पांडे किताबें, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के लिए एररलेस करके किताब आती है, उसको आप उठा लो। तो क्वेश्चंस भी अच्छा, एक मेजर गलती जो बच्चे करते हैं, उनको लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी तब होगी जब हम ना जेई वाली फिजिक्स करना शुरू कर देंगे, हम आईआईटी वाली फिजिक्स करते हैं, है ना, तब जाके हमारी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। तो मेरे बच्चों ऐसा नहीं होता है, 4 चांद मत लगाओ तैयारी में। तैयारी आपकी शुड बी स्ट्रिक्टली ऑन नीट बेसिस, नीट वाली ही तैयारी करनी है। नीट का एग्जाम आएगा, आईआईटी से बहुत ही इजी एग्जाम होता है, उसकी एकदम अलग किताबें होंगी, यहाँ पे आपको अलग किताबें फॉलो करनी है। तो अपने भाई बहन से पूछ के आईआईटी वाली किताबें मत उठा के देखो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नीट से स्टिक होकर के ही तैयारी करो, ठीक है बच्चे। यस तो आज हम वापस से मिलेंगे 12:30 पे, ड्रॉपर वाले बैच में 12:30 पे। आज मॉलिक्यूलर बेसिस एक ऐसा चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर पे बेस्ड 7 से 8 क्वेश्चन आने शुरू हो चुके हैं नीट के एग्जाम में। तो हम ऐसा क्वेश्चन शुरुआत करेंगे आज की क्लास में 12:30 पे। तो शार्प एट 12:30 बी लाइव एवरीवन। मिलते हैं हम वापस से, मचाते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। मैम साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती रहेंगी, चैप्टर के साथ में भी हर एक टॉपिक के साथ में क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होंगे डेफिनेटली, ठीक है। हाँ टेलीग्राम पे सेंड हो जाएगा ये डेफिनेटली। चलो बच्चों तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में 12:30 पे आज ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। जो भी प्रॉब्लम फील हुई है इस लेक्चर में, कोई किताब ऐसी है जो आपने खरीदी हुई है, आप चाहते हो कि मैम चेंज करे, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में डाल देना। ऑलराइट बच्चों, चलो बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।